गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अशोक के बारे में फिर स्टार्ट करते हैं। अशोक मौर्य वंश का जो प्रमुख शासक था अशोक, उसके विभिन्न कार्यों के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। उसकी जो धम्म नीति थी, धम्म नीति के बारे में अध्ययन किया। धम्म क्या है, इसके अलावा उसने बहुत से जन कल्याण के जो कार्य करवाए, उस जन कल्याण के कार्यों के बारे में हमने उसकी चर्चा की। अशोक ने जनता से सीधा संवाद किया। इसके अलावा अशोक जो सम्राट अशोक है, उसकी जो धम्म नीति है, धम्म नीति का क्रियान्वयन कैसे किया, उसके परवर्ती शासकों ने किस प्रकार उस धम्म नीति को लागू किया या लागू नहीं हो पाई, तो क्रियान्विति के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लास्ट जो हमने चर्चा की थी वो की थी हमने तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति, वैसे बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ और जो तीसरी बौद्ध संगति हुई वो अशोक के काल में हुई थी। ये तृतीय बौद्ध संगति है, उसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में। ये हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ, पाटलिपुत्र में, और अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्तिस ने। इसकी अध्यक्षता की थी। हम इस बौद्ध संगति के बारे में, जो अशोक का जो उद्देश्य था, तो वो है कि संघ की एकता, संघ की एकता, ये चर्चा भी हम कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो संघ की एकता या यहाँ पे संघ में एकता और अनुशासन लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। अशोक चाहता था कि संघ में फूट नहीं पड़े और इस कारण उसने इसमें बौद्ध संगति का आयोजन अपने काल में करवाया। नेक्स्ट हम बात करें कि धम्म है। धम्म में नैतिक नियमों का समन्वय था। नैतिक नियमों का समन्वय, नैतिक नियमों का समन्वय था तथा ये अत्यंत ही सरल, धम्म अत्यंत सरल, सुबोध, अत्यंत सरल, सुबोध और नैतिक, पवित्र, नैतिक व व्यवहारिक था धम्म। तो इस तरह से धम्म, उसका धम्म सर्व मंगलकारी था, सर्व जन कल्याणकारी था और सर्व मंगलकारी यानी सबका मंगल करने वाला, अर्थात वो सबका जो भी प्राणी है, धम्म का उद्देश्य सर्व मंगलकारी, सर्व मंगलकारी था। अर्थात हम प्राणी मात्र का उद्धार करना, या हम कह सकते हैं प्राणी मात्र का उद्धार करना। तो इस तरह से जो अशोक का धम्म था, उसके द्वारा हर जो प्राणी था उसका उद्धार करना ही इस धम्म का उद्देश्य था। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया कलिंग युद्ध के पश्चात और धम्म की नीति का पालन करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो धम्म है, अशोक का धम्म है, उसकी क्रियान्विति कहाँ तक हुई, परवर्ती शासकों ने उसको कहाँ तक अपनाया। तो हम यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है धम्म नीति का क्रियान्वयन।
धम्म नीति का क्रियान्वयन, अशोक ने इस धम्म नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक व्यवहारिक उपाय किए। इसने अनेक व्यवहारिक उपाय किए धम्म नीति को क्रियान्वित करने के लिए। उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपना लिया। युद्ध नीति के साथ साथ, युद्ध नीति के त्याग के साथ साथ उसने जनता के दुख दर्द और उनकी आवश्यकताओं को समझा। वो हर उस दुख दर्द में शामिल होता था जनता के, और उनकी आवश्यकताओं को उसने समझा। उसने सार्वजनिक हित के लिए भी अनेक कार्य किए। उसने परिवहन की सुविधा, इसके अलावा सिंचाई, कुएं, सराय आदि का उसने निर्माण करवाया। अशोक ने धम्म के उपदेशों को, जो धम्म के उपदेश थे, धम्म के उपदेशों को अभिलेखों पर लिखवाया, अभिलेखों पर अंकित करवाया। अभिलेखों पर अंकित करवाने का इसका उद्देश्य ये था, उत्कीर्ण कराया अभिलेखों को, धारणाओं को। बड़े बड़े जो पाषाण होते थे, शिलाएं होती थी, उन पर इसने अपने उपदेशों को लिखवाया, धम्म के उपदेशों को लिखवाया, और ऐसे स्थानों पर लगवाया जहाँ पर आम जनता उसको पढ़ सके। तो ऐसे स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर इसने इन अभिलेखों को या पाषाण जो पत्थर थे उनको लगवाया ताकि आम जनता है उनको आसानी से पढ़ सके। उसने हिंसा व नरबलि पर रोक लगाई। यह हम पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि हिंसा और नरबलि पर उसने कौन से अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, आचार संहिता, दंड संहिता आदि जो है उसको इसने समान नागरिक आचार संहिता, दंड संहिता आदि को उत्कीर्ण करवाया, आदि लिखवाई उसने। यानी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे कैसा ही हो, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी हो, उसके लिए सभी कानून, दंड और जो नागरिक अधिकार है वो सभी समान होंगे। आगे हम देखते हैं, उसने इसके अलावा धम्म महामात्रों की 13वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र है, वो उसके साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में जाते थे, धम्म यात्राएं करते थे, और अशोक या धम्म के उपदेशों का ज्ञान वो लोगों को देते थे। और उनके जो धम्म महामात्रों के जो कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का प्रतिपादन इसने किया, दायित्वों का प्रतिपादन किया अशोक ने। तो इस तरह से जो क्रियान्विति, धम्म की जो क्रियान्विति है उसका प्रयास किया अशोक ने, अनेक कार्य करवाए जिसके द्वारा उसकी धम्म नीति फलीभूत हुई। आगे हम बात करें कि इसके मूल्यांकन, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है धम्म नीति का मूल्यांकन। धम्म नीति के मूल्यांकन की हम बात करें तो यहाँ पर ये धम्म नीति कहाँ तक सफल रही। जब तक अशोक था सम्राट तब तक इस धम्म नीति को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद में ये फलीभूत नहीं हो सकी। धम्म नीति का मूल्यांकन धम्म नीति के मूल्यांकन की हम बात करें तो धम्म के जो मूल सिद्धांत थे वो सहिष्णुता, हमने देखा था कि उसके सिद्धांत सहिष्णुता है, अहिंसा है, सदाचार है, पवित्रता है। तो ये इसके प्रमुख सिद्धांत थे। और ये सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार आदि, ये सिद्धांत है धम्म नीति के। और ये जो सिद्धांत है, प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, प्राचीन भारत में भी इन सिद्धांतों की मूल तत्व रहे हैं ये प्राचीन भारतीय संस्कृति के। और इनका जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है। वर्तमान में इन सिद्धांतों की आवश्यकता है, वर्तमान में
प्रासंगिक है। ये सिद्धांत वर्तमान में प्रासंगिक है। सहिष्णुता, विचारों की सहिष्णुता, धर्म की सहिष्णुता और आस्था की सहिष्णुता, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया रखना, सदाचार, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखे। तो ये जो धम्म के सिद्धांत है, ये धम्म के सिद्धांत प्राचीन काल में भी ये महत्वपूर्ण रहे थे और वर्तमान काल में भी इनकी आवश्यकता है। वर्तमान में भी ये सिद्धांत प्रासंगिक है। यदि समग्र रूप से हम बात करें कि हम मानते हैं कि अशोक की जो धम्म नीति है वो उसके पश्चात समग्र रूप से फलीभूत नहीं हो सकी, क्यों? अशोक के पश्चात इसकी जो धम्म नीति वो समग्र रूप से फलीभूत नहीं हुई, जिसके बहुत सारे हम कारण कह सकते हैं कि उसने जो युद्ध नीति का त्याग किया, या हम दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं कि उसके जो उत्तराधिकारी है अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी अयोग्य थे और अयोग्य उत्तराधिकारी उसकी जो धम्म नीति को क्रियान्वित नहीं कर सके। दुर्बल शासक, राजनीतिक अनिश्चितता, सीमाओं की असुरक्षा, ये कारण रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, सीमाओं की असुरक्षा, सीमांत जो प्रांत थे वो विद्रोह करने लग गए थे, तो उनकी जो सुरक्षा है असुरक्षा उत्पन्न हुई और असुरक्षा के कारण ये धम्म नीति है वो फलीभूत नहीं हो सकी। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कारण इसका यह है कि जो धम्म नीति है वो शांति काल में ही संभव है, शांति काल में ही संभव है। अयोग्य उत्तराधिकारी हो जाएंगे, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और सीमाओं की असुरक्षा यानी उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में धम्म नीति है उसको लागू करना संभव नहीं होता, क्योंकि धम्म नीति है वो शांति काल में ही संभव थी। और जब राष्ट्र आंतरिक और बाहरी रूप से युद्धों से जब राष्ट्र आंतरिक व बाहरी सीमाओं से सुरक्षित हो, ऐसी परिस्थिति में ही धम्म नीति लागू हो सकती है। तो प्रवृत्ति जो शासक है उनकी दूरदर्शिता, धम्म महामात्रों, यहाँ पे अयोग्य उत्तराधिकारी, दुर्बल जो शासक है, अयोग्य है, दुर्बल शासक है। और एक कारण इसमें और है कि जो धम्म महामात्र है, धम्म महामात्रों का अवांछनीय राजकीय हस्तक्षेप, ये जो है वो अवांछनीय हस्तक्षेप करते थे राज कार्यों में, तो इस कारण भी ये धम्म नीति है वो क्रियान्वित नहीं हो सकी। तो उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि जो अशोक की धम्म नीति है वो फलीभूत नहीं हो सकी। फिर भी अशोक सराहना का पात्र है, यानी वो प्रशंसा का पात्र है कि उसके जो धम्म नीति का प्रतिपादन किया, उसने धम्म नीति का प्रतिपादन किया और उसकी धम्म नीति है वो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ये सारे जो सिद्धांत है उसकी धम्म नीति के, उनकी वर्तमान में भी आवश्यकता है। इसलिए अशोक प्रशंसा का पात्र है कि उसने ऐसी नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, इससे पहले अशोक के शासनकाल में ही एक, वैसे चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था।
तो अशोक के काल में उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया गया सौराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा। वहाँ सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण किया गया। अब हम यहाँ आगे देखते हैं कि प्रशासन मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन भारतीय इतिहास में मौर्य वंश पहला वंश था जिसने एक सुदृढ़ और संगठित शासन स्थापित किया, भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और ऐसी इस बात की जो जानकारी है मौर्यों के द्वारा जो शासन किया गया, मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें दो पुस्तकों के माध्यम से मिलती है, इंडिका और अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई और अर्थशास्त्र है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। तो इन दोनों ग्रंथों से हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है प्रांतीय प्रशासन और तीसरा है ग्रामीण प्रशासन। वर्तमान स्थानीय स्वशासन की तरह मौर्य काल में भी ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, मौर्य वंश ही पहला वंश था जहाँ स्थानीय स्वशासन के लक्षण दिखाई देते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो समितियाँ हैं वो अलग अलग कार्य करती थी और 6 समितियाँ होती थी। ये 6 समितियाँ हैं प्रशासन का कार्य करती थी ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे। प्रांतों की बात करें तो 5 प्रांतों में बटा हुआ था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय ये प्रांत 5 थे, क्योंकि इसमें कलिंग शामिल हो गया था। तो इस तरह से ये मौर्य जो प्रांतीय प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों का जो शासन है वो राजकुमार देखते थे। अपनी मंत्री परिषद और महामात्रों या अपने मंत्रियों के माध्यम से वो शासन यहाँ का देखते थे। केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की जो धुरी है वो स्वयं राजा होता था। राजा चक्रवर्ती सम्राट होता था, राजा केंद्र बिंदु होता था प्रशासन का। तो यहाँ हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो ये जानकारी हमें जो मौर्य वंश के या मौर्य प्रशासन की जो जानकारी इंडिका और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, और इसके अलावा कुछ उस समय के तात्कालिक जो अभिलेख हैं उनसे भी हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अधिक जो अधिकारी जो नियुक्त किए जाते थे, यहाँ पर हम बात करें मौर्य प्रशासन, यहाँ पर जो अधिकारियों की नियुक्ति है योग्यता और उसका जो चरित्र है, योग्यता व चरित्र मापन, योग्यता और चरित्र के आधार पर इस अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। और इस योग्यता और चरित्र मापन को उपदा परीक्षण कहा जाता था। उपदा परीक्षण इसको उपदा परीक्षण कहते थे। अधिकारियों की मौर्य प्रशासन में जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती थी वो योग्यता और चरित्र के आधार पर होती थी, और इस परीक्षा को उपदा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य प्रशासन का जो ढांचा है वो निम्न रूप से है। इसमें पहला जो हमने देखा वो था केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की जो धुरी है, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है या सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर है केंद्रीय प्रशासन का, वो होता था राजा। राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु, प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा है। प्रशासन का केंद्र बिंदु
प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। महत्वपूर्ण और नीति संबंधी निर्णय राजा नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। इनके बारे में नीति और महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे वो राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का भी ये प्रमुख होता था। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का मुखिया। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनका जो मुखिया है या समस्त शक्तियाँ, इन तीनों की जो शक्तियाँ हैं वो न्यायपालिका की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये स्वतंत्र नहीं थे। जो भी इनकी सर्वोच्च शक्तियाँ थी वो राजा में निहित थी। राजा ही अंतिम निर्णय करता था, राजा ही अंतिम निर्णय लेता था। इसके अलावा जो राजा के अलावा जो दूसरा भाग है केंद्रीय प्रशासन का, वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद है वो राजा को परामर्श देने का काम करती थी। राजा इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था, परामर्श देने का कार्य करती थी। और यह जो है इसके जो मंत्री होते थे उनकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था और वंश और योग्यता के आधार पर, वंश व योग्यता के आधार पर वंश व योग्यता के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था। स्वयं राजा इन मंत्रियों की नियुक्ति करता था। अंतिम जो निर्णय होता यहाँ पर, अंतिम निर्णय राजा का ही मान्य था। अंतिम निर्णय राजा लेता था, अंतिम निर्णय राजा ही लेता था। मंत्री परिषद से सिर्फ वो परामर्श लेता था, परामर्श लेने का कार्य करता था। इसके अलावा आंतरिक परिषद भी होती थी, एक आंतरिक परिषद, आंतरिक परिषद। और इस आंतरिक परिषद को जो सदस्य होते थे उनको मंत्रिण कहा जाता था। इन आंतरिक परिषद को मंत्रिण कहा जाता था और इसमें 3-4 सदस्य होते थे। मंत्रिण में 3-4 सदस्य होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर, जो महत्वपूर्ण विषय होते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर राजा को परामर्श। ये जो आंतरिक परिषद है या मंत्रिण है वो राजा को महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श देती थी, लेकिन अंतिम निर्णय यहाँ भी राजा ही लेता था। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इसके पास नहीं था, मंत्रिण के पास में। इसमें कुछ अधिकारी होते थे केंद्रीय प्रशासन में, शीर्ष अधिकारी। पहला राजा है, दूसरा मंत्री परिषद, तीसरा है शीर्ष अधिकारी। तो ये अधिकारी है वो 18 प्रकार के हैं अधिकारी। ये शीर्ष अधिकारी 18, इनकी संख्या है वो 18 है और इनको तीर्थ कहा जाता था। इन अधिकारियों, शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, अर्थात तीर्थ की संख्या 18 है मौर्य काल में। ये वर्तमान में जो IAS अधिकारी होते हैं उनके समकक्ष माने गए हैं। ये केंद्रीय विभाग के अध्यक्ष होते थे। केंद्रीय विभाग के अध्यक्ष के मुखिया होते हैं
ये उस समय। और केंद्रीय जो विभाग कौन कौन से थे या इनके नाम, वो है कर्मांतक, समाहर्ता, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष ये अधिकारियों के नाम है या इनके नाम है। पुरोहित, सेनापति, ये तीर्थ है उनके नाम है, पुरोहित, सेनापति। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 18 तीर्थ मौर्य काल में माने गए, शीर्ष अधिकारी माने गए थे। इसके अलावा भी कुछ अन्य जो विवरण है वो मिलता है। यह शीर्ष अधिकारियों की संख्या 18 इन 18 अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ये केंद्रीय विभागों के मुखिया होते थे। इनमें प्रमुख रूप से क्रमांतक है, समाहर्ता, कोषाध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति आदि अधिकारी होते थे। इसके अलावा भी अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। 26 विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं उनका उल्लेख मिलता है। और ये कृषि, व्यापार, वाणिज्य और माप तोल, इसके अलावा कताई बुनाई, वन, खनिज, बिक्रीकर आदि जो व्यापार है उससे संबंधित विभाग होते थे, उनके ये मुखिया होते थे। तो इस तरह से 18 तीर्थों के अलावा भी 26 जो अध्यक्ष हैं उनका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। अधिकार, हम पहले बात कर चुके हैं कि अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो योग्यता और चरित्र के आधार पर होती थी और उस परीक्षा को उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन में वो है नगर प्रबंध। नगर प्रबंध, पहला राजा इसमें, दूसरा हमने देखा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तीसरा देखा हमने शीर्ष अधिकारी, चौथा है नगर प्रबंध। नगर प्रबंध, नगर का शासन चलाने के लिए यहाँ पर 6 समितियाँ थी। 6 समितियाँ नगर प्रबंध के लिए, नगर शासन के लिए 6 समितियाँ होती थी। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में। इस तरह कुल मिलाकर के 30 लोग हैं वो नगर का शासन देखते थे, नगर प्रशासन को देखते थे। ये विभिन्न कार्य जैसे उद्योग, शिल्प, विदेशियों, जनगणना, व्यापार वाणिज्य, निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्रीकर आदि जो या हम नियमन, विपणन है वो है या रखरखाव है, इसके बारे में ये जो समिति है इसके विभिन्न जो लोग होते थे वो ये कार्य करते थे। नागरिक जो व्यक्ति होता था, एक नागरिक शब्द है, तो यहाँ पे 6 जो समितियाँ हैं वो विभिन्न ये कार्य कर रही है। हम यहाँ एक नोट डालते हैं और उस नोट में है कि भारतीय इतिहास में या भारत में, यहाँ पे लिखेंगे प्राचीन भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम मौर्य काल में शुरू हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जनगणना का कार्य है, सबसे पहले जन्म मृत्यु का पंजीकरण है, सबसे पहले मौर्य काल में ही हुआ। तो बहुत सी जो बातें थी वो यहाँ पे मौर्य काल में हमें पहली बार देखने को मिलती है। 5 इसमें नगर प्रबंध में एक शब्द आता है नागरिक।
नागरिक जो शब्द आता है ये नगर का प्रशासन, नगर जो प्रशासन है उसका मुखिया है, नगर प्रशासन का अध्यक्ष है ये, नगर प्रशासन का अध्यक्ष, इसको नागरिक कहा जाता था। नगर प्रशासन के अध्यक्ष, तो जैसे वर्तमान में हम जिला कलेक्टर है वो कह सकते हैं कि ये नगर, ये शहर का या ज़िले का जो है वो अधिकारी होता है, पूरा प्रशासन उसके अधीन होता है। तो इस तरह से ये नागरिक शब्द था, उस समय नागरिक नामक अधिकारी होता था और ये नागरिक नगर के प्रशासन को देखता था। इसके अधीन कुछ कर्मचारी होते थे, गोप, और एक नाम और आता है इसमें स्थानिक, ये इसके सहायक अधिकारी होते थे, गोप सहायक अधिकारी, ये होते थे नागरिक के। इसमें नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है केंद्रीय प्रशासन का वो आता है सेना। नगर प्रबंध में 6 समितियां, 30 लोग हैं इनमें और विभिन्न कार्य ये करते हैं। एक नागरिक नामक अधिकारी होता था, ये नागरिक नगर प्रशासन का मुखिया होता था। इसके जो सहायक अधिकारी होते थे वो गोप और स्थानिक होते थे। अगला जो 5वां जो केंद्रीय प्रशासन का जो अंग है वो है सेना। केंद्रीय जो सेना है वो इसका सेना है वो भी यहाँ 6 शाखाओं में विभाजित थी। 6 शाखाएं, सेना की 6 शाखाएं थी, जैसे पैदल, अश्व, गज, पैदल, अश्व, गज, रथ, यातायात, 1 2 3 4 5 यातायात एवं नौसेना। तो इस तरह से इसकी 6 शाखाएं हैं, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना, यातायात सेना और नौसेना। यहाँ पर जो मौर्य काल है, मौर्य काल में 6 शाखाएं थी और यहाँ 5-5 सदस्यों की समिति है। यहाँ भी 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देखभाल करती थी। 5-5 सदस्यों की समिति देखभाल करती थी। इन 6 शाखाओं में जो सैनिक होते थे उन सैनिकों की 5-5 सदस्यों की समिति वो देखभाल करती थी। एक नायक होता था, एक शब्द आता है यहाँ सेना में नायक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला। जो व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था, जैसे आमतौर पर सेनापति होता है वो, लेकिन यहाँ सेनापति न होकर के उसको नायक कहा जाता था। नागरिक का हमने एक शब्द पहले आया, नागरिक एक अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी है जिले का, नगर का, और वो नगर प्रशासन का मुखिया होता था। उसके अधीन गोप और स्थानिक है वो उसके अधीन अधिकारी होते थे। तो वैसे ही सेना में भी एक शब्द आ रहा है नायक, और नायक युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व कर रहा है वो नायक कहलाता था। इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन का अंग ही है गुप्तचर व्यवस्था। और मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था वो भी मजबूत थी, सुदृढ़ अवस्था में थी, और 2 प्रकार के संस्थाएं थी, संथारा और संचार। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का होना एक सुदृढ़ और एक जागरूक प्रशासन, एक जागरूक शासन के लिए गुप्तचर व्यवस्था का होना आवश्यक है कि हर बात की, यहाँ पर हम अशोक की बात करें, अशोक ने भी गुप्तचर लगा रखे थे जो उसको मंत्री से लेकर के आम जनता तक की
जो गुप्त गोपनीय बातें थी वो सम्राट तक पहुंच जाती थी इस गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से। तो गुप्तचर व्यवस्था इसका एक जाल बिछा हुआ था। मंत्री से लेकर आम जनता तक मौर्य काल में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था, और ये गुप्तचर है वो मंत्री से लेकर आम जनता की गुप्तचरी करते थे या उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते थे। नेक्स्ट इसमें आती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं राजा होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। फिर भी न्याय व्यवस्था दो भागों में, दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के न्यायालय, एक है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटक शोधन। यहाँ फौजदारी जो मामले हैं, फौजदारी मामलों की सुनवाई करता था ये धर्मस्थीय, और दीवानी मामलों की जो है सुनवाई है वो वहाँ कंटक शोधन न्यायालय में होती थी। दो प्रकार के न्यायालयों का विवरण मिलता है मौर्य काल में, एक धर्मस्थीय न्यायालय फौजदारी मामलों से संबंधित और दूसरा था कंटक शोधन। दो प्रकार के न्यायालय होते थे। सर्वोच्च न्यायाधीश है वो राजा होता था। धर्म व्यवहार चरित्र एवं राज्य शासन न्याय संहिता के प्रमुख स्रोत थे। धर्म व्यवहार चरित्र राज्य शासन ये सभी है वो न्याय संहिता के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। और जो दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। दंड व्यवस्था मौर्य काल में जो दंड प्रणाली है वो अत्यधिक कठोर थी। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था, उसके बाद में हम देखते हैं न्याय व्यवस्था के बाद में राजस्व प्रशासन। आठवां जो अंग है, आठवां पार्ट है इस केंद्रीय प्रशासन का, वो है राजस्व। सरकार को या राजा को जिन स्रोतों के माध्यम से आय होती थी वो राजस्व के स्रोत है। प्रमुख रूप से हम बात करें तो यहाँ पर दुर्ग, राष्ट्र, ब्रज, कृषि, वन, सेतु, पुल जो होते थे, वनों से, खानों से, आयात निर्यात की जो वस्तुएं हैं उनसे, और राजस्व के ये प्रमुख स्रोत माने गए हैं। राजस्व जो है उसमें दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, खान, वन, आयात निर्यात की वस्तु आदि राजस्व के स्रोत। ये राजस्व के स्रोत प्रमुख रूप से ये माने गए हैं। इसके अलावा दो, एक समाहर्ता और एक है सन्निधता। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो समाहर्ता है वो है राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी। ये राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता। और यहाँ पर ये जो सन्निधता है
ये वसूली करता था, राजस्व को वसूली करने का कार्य करता था। तो ये राजकोष का प्रमुख अधिकारी, यानी यहाँ पर जो राजस्व प्राप्त होता था, जहाँ इकट्ठा होता था, उसका इकट्ठा करने का जो कार्य है, राजस्व इकट्ठा करने का कार्य सन्निधाता कर रहा है, वहाँ का प्रमुख अधिकारी है। जबकि पूरे रेवेन्यू बोर्ड है, राजस्व विभाग है, उसका प्रमुख अधिकारी समाहर्ता होता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनोपयोगी कार्य है, वो अशोक के द्वारा जो करवाए गए। वो जनोपयोगी सेवाओं में जैसे हम बात करें, सिंचाई, सड़क है, सराय है, चिकित्सा आदि को जनोपयोगी कार्यों में महत्व दिया मौर्य शासकों ने। दूसरा जो प्रशासन था, हमने पहला देखा केंद्रीय प्रशासन, उसमें विभिन्न भाग हमने देखे। और दूसरा जो प्रशासन है उसमें हम देख रहे हैं वो है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन की हम बात करें तो प्रांतीय जो साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, 4 प्रांतों में विभाजित। साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था और राजकुमार है वो यहाँ इन प्रांतों की देखभाल करते थे। राजकुमार है और इनकी जो सहायता के लिए यहाँ सहायक है मंत्री परिषद और दूसरे जो अमात्य होते थे, मंत्री परिषद व अमात्यों की सहायता से, अमात्य है वो सहायक होते थे राजकुमार के। और यहाँ का जो शासन है, प्रशासक है, वो राजकुमार होता था। और राजकुमार मंत्री परिषद और अमात्यों की सहायता से इन प्रांतों में शासन करते थे। संपूर्ण साम्राज्य उसका मुखिया राजा होता था। तो इस तरह से ये 4 जो प्रांत है, 4 प्रांत, पहला है उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा है अवंती और चौथा है मध्य प्रांत, अवंती पथ, और चौथा है मध्य प्रांत। तो ये 4 भागों में, 4 प्रांतों में पूरा मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। प्रांतों को, इनको आहार व विषयों में बांटा गया और इनका जो मुखिया है, वो विषयपति होता था। तो इन आहार या विषयों का जो मुखिया है वो विषयपति होता था, यहाँ प्रशासन को देखता था। और प्रांतों का जो राजा होता था वो राजकुमार या प्रशासक राजा होता था। और राजा मंत्री परिषद और अमात्यों की सहायता से शासन चलाता था। संपूर्ण जो साम्राज्य है उसका मुखिया चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। तो इस तरह से ये प्रांतीय प्रशासन था। और नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है जनपद या ग्रामीण प्रशासन। तीसरा जो प्रकार का वो ग्रामीण शासन है, मौर्य शासन। जनपद या ग्रामीण प्रशासन। तीसरे प्रकार का शासन मौर्य काल में ग्रामीण या जनपद था। जनपद जो स्तर है, जनपद स्तर पर, प्रदेश
ये जो अधिकारी हैं उनके नाम है प्रदेष्ट राजुक युक्त नामक अधिकारी। जनपद स्तर पर जो अधिकारी होते थे प्रदेष्ट राजुक युक्त आदि जो अधिकारी है वो होते थे। यहाँ पे ये प्रशासन यही चलाते थे, भूमि न्याय और लेखों से संबंधित कार्य करते थे। जो तीन अधिकारी है, भूमि, न्याय और लेखों से संबंधित जो कार्य है, ये विभिन्न प्रकार के अधिकारी इन अपने दायित्वों का वहन करते थे। कुछ गोप व स्थानिक ये अधिकारी भी होते थे। और ये हमने देखा था कि जो नागरिक है उसकी सहायता के लिए भी ये होते थे। तो जनपद और गांव के बीच में गोप और स्थानिक है, ये दोनों जनपद व गांव के मध्यस्थता करते थे। गोप और स्थानिक है वो गांवों और जनपदों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते थे। ये बीच के जो है वो अधिकारी माने गए हैं। तो इस तरह से जो ये मौर्य प्रशासन है वो कंप्लीट होता है कि इतना कुछ मौर्यों ने भारत को दिया। और ये जो मौर्य वंश है लगभग 137 वर्षों तक मौर्यों ने भारत में शासन किया। और लगभग 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई उसके अमात्य द्वारा। इसके कारण भी ये माना गया कि अशोक के बाद में जो प्रवर्ती शासक हुए वो अयोग्य थे, अदूरदर्शी शासक थे। और अदूरदर्शी दूसरा कारण हम ये मानते हैं अशोक की जो धम्म की नीति थी, धम्म की नीति खैर इसका पतन का कारण नहीं कह सकते, लेकिन जो युद्ध नीति का परित्याग है वो युद्ध नीति का परित्याग भी इसका कारण मानी गई है। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध नीति का जो परित्याग है या धम्म नीति का जो परिचालन है, हम कह सकते हैं क्रियान्विति है, वो क्रियान्विति शांति काल में ही संभव है। अगर सीमाओं पर जो शत्रु है वो आ चुका है तो ऐसे समय में धम्म नीति या युद्ध नीति का परित्याग संभव नहीं है। तो इस तरह से धम्म नीति अशोक की है वो पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सकी परवर्ती काल में। और नेक्स्ट मौर्य काल के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट राजवंश होगा वो हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा वो होगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य गुप्त साम्राज्य का जो गुप्तों द्वारा शासन किया गया भारत में 240 ईस्वी से लेकर के लगभग 550 ईस्वी तक गुप्तों ने शासन किया। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी जो शताब्दी है, तीसरी शताब्दी के मध्य में या अंत में शुरू होता है। तीसरी सदी की मध्य या अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ भारतीय इतिहास में। और इनका जो शुरुआत में प्रारंभिक जो राज्य था वो मगध और पश्चिमी बंगाल और गंगा नदी का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ तक इन गुप्तों के द्वारा शासन किया गया। प्रारंभिक बात की जाए गुप्त शासकों में तो प्रारंभ में ये किसी राजा के सामंत थे, एक स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसका जो आदि पुरुष है वो श्रीगुप्त को कहा गया है कि संस्थापक श्रीगुप्त था गुप्त साम्राज्य का। तो कई उसमें ऐसे उल्लेख मिलता है ग्रंथों में कि ये जो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त किसी राजा का सामंत था और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो एक स्वतंत्र शासक नहीं था। स्वतंत्र शासक पहला जो स्वतंत्र शासक हुआ भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य का वो था घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम आया। तो जितने भी जो गुप्त काल में शासक हुए उनका एक एक हम वर्णन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू।